हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई से, राइट? ओके। तो जितने भी जीवित रहने वाले जीव हैं उन सभी को पानी की ज़रूरत होती है। पौधों को भी वृद्धि करने के लिए, उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब पौधे के जो जड़ होते हैं वो पानी को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ज़मीन के अंदर पानी में जितने भी सारे खनिज होते हैं, उर्वरक होते हैं, पानी के साथ साथ पौधों को मिल जाया करते हैं। पौधों में 90% पानी होता है। पानी पौधों के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। अगर बीज सूखे हुए रहेंगे तो क्या उसमें अंकुरन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बीजों को अंकुरित होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन बनता है, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधों को जल की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पौधों को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, राइट? तो पानी में घुले हुए जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो जड़ के माध्यम से पौधों के हर एक भाग में पहुंच जाते हैं, और जो पानी होते हैं साथ ही साथ फसल को पाले और गर्म हवा से उनकी हिफाजत करता है, उनकी रक्षा करता है। स्वस्थ फसल के वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। अब देखिए कि अगर कोई फसल है, उस फसल की अच्छी वृद्धि के लिए क्या करना ज़रूरी होता है कि उसकी जो मिट्टी होती है उसमें नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि नियमित रूप से पौधों को जल और पोषक तत्व मिलती रहे और फसल की वृद्धि अच्छी तरह से हो सके। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई क्या कहलाता है? एक लिमिट पीरियड में जब हम खेतों में पानी देते हैं तो उसे ही सिंचाई कहा जाता है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि सिंचाई किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब जो खेतों में सिंचाई की जाती है वो किस तरह के फसल है और किस तरह की मिट्टी है, किस तरह की ऋतु है, इसके हिसाब से ही खेतों में सिंचाई की जाती है। जिन ऐसे फसलें बहुत सारे होते हैं जिन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उन्हें ज़्यादा पानी दी जाती है, ज़्यादा सिंचाई की जाती है। मिट्टी के अकॉर्डिंग ही फसलों में सिंचाई की जाती है और ऋतु के हिसाब से भी फसलों में सिंचाई की जाती है। मान लीजिए कि जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। जहाँ पर शुष्क इलाके होते हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये एक क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि गर्मी में जो मौसम होता है वो शुष्क होता है, राइट, और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए पौधों में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब देखते हैं कि सिंचाई के क्या स्रोत होते हैं। जब भी किसान सिंचाई करते हैं तो वो कहाँ से पानी लेते हैं? तो जो किसान होते हैं उन्हें कुएं से पानी मिलता है, जलकूप से पानी मिलता है, तालाब और झील से पानी मिलता है, नदियाँ, बांध और नहर से भी पानी मिलती है, जिससे कि वो अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर क्या है? सिंचाई के स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि सिंचाई के कुछ स्रोतों के नाम लिखें तो आप लिखिए कुएं, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध और नहर। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मोट है, ठीक है, जिसमें घिरनी का इस्तेमाल किया जाता है। ये चेन पंप है और ये ढेकली है। अब पढ़ते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के बारे में। तो बहुत समय से पुराने समय से ही बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो पारंपरिक हैं और उनका यूज़ किया जाता है खेतों को सींचने के लिए, ठीक है, सिंचाई करने के लिए। जैसे कि कुआं हो गया, झील हो गया और नहर। तो उसमें जो उपलब्ध पानी होती है उसको निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के बहुत सारे तरीके
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से होते हैं। और इसके लिए मवेशी जो जानवर होते हैं जैसे कि बैल और मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ये सस्ते हैं, लेकिन ये काम कम दक्ष हैं, यानी कि ये ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर कोई जानवर है तो वो भी जानवर है, वो भी थक सकता है, मज़दूर है तो वो भी थक सकता है, तो ये कंटिन्यूअसली वर्क नहीं हो सकता इनसे, ठीक है। तो अगर बात करें कि विभिन्न पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विभिन्न पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, तो आप नाम लिखिएगा। मोट यानी जिसमें घिरनी का इस्तेमाल किया जाता है, चेन पंप, ढेकली, रहट यानी उत्तोलक तंत्र। ओके ओके। अब यहाँ लिखा है जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। जब भी कोई पानी को ऊपर खींचने के लिए, जैसे कि अगर हम नल का यूज़ कर रहे हैं तो नल क्या है, जो ज़मीन के अंदर जो पानी है, भौम जल है, ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको ऊपर खींचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पंप का इस्तेमाल किया जाता है। अब पंप को चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता पड़ती है, बायोगैस की ज़रूरत पड़ती है, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पंप है उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो उन्हें एनर्जी डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा से ही मिलती है। ओके, आगे देखते हैं। अब सिंचाई की आधुनिक विधियों की बात करें तो सिंचाई की आधुनिक विधियां दो तरह की हैं। एक है छिड़काव तंत्र जिसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहा जाता है, दूसरा है ड्रिप तंत्र। ओके ओके, तो चलिए जान लेते हैं कि छिड़काव तंत्र क्या होता है। अगर इसमें एक क्वेश्चन बने तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं, उनका वर्णन करें। तो आप लिख सकते हैं कि सिंचाई की आधुनिक विधियां निम्न है। एक है छिड़काव तंत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा है ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम। जो छिड़काव तंत्र है वो कैसा होता है, छिड़काव तंत्र एक पाइप ऐसे बना होता है और इसके ऊपर नोज़ल लगा होता है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है। अब ये जैसे जैसे ये घूमते हैं, इससे क्या होता है कि पानी के जो फव्वारे होते हैं चारों तरफ इस तरह से जितने दूर एरिया तक जा सकते हैं, जितना एरिया में ये रहते हैं उतने एरिया में ये पानी जो फव्वारे की तरह गिरते हैं खेतों में, ठीक है। तो ये जो विधि है इसका उपयोग जो है वो असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी जहाँ पर जो भूमि होती है ऊबड़ खाबड़ होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जहाँ पर जल की मात्रा जो होती है वो कम होती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। उधर वे पाइपों यानी नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोज़ल लगा होता है। ये पाइप निश्चित दूरी पर मेन पाइप से जुड़े हुए होते हैं। जब पंप की सहायता से पानी पाइप में भेजा जाता है तो वो घूमते हुए नोज़ल से बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधों पर इस तरह होता है जैसे कि बारिश हो रही हो, जैसे कि वर्षा हो रही हो। तो छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती और कई अन्य फसलों के लिए ये जो तंत्र है ये बहुत ही उपयोगी होती है। अब बात करें ड्रिप तंत्र की, तो ड्रिप तंत्र क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, और हर एक पौधों की जो जड़ होते हैं वहाँ से एक पाइप इस तरह से ले जाई जाती है, एक पाइप बिछाई जाती है। और उस पाइप में क्या होता है कि जगह जगह पर जहाँ पर पौधे के जड़ होते हैं वहाँ पर छेद होती है, और जब पानी इस पाइप से होकर के गुजरती है तो ये जो छेद होती है इसमें से पानी टिप टिप करके पौधों की जड़ों में जाती है, ठीक है। इसलिए इस तरह के जो तंत्र होते हैं इसे ड्रिप तंत्र कहा जाता है। तो फलदार पौधे हो गए, बगीचे हो गए और वृक्ष हो गए, इन सभी को पानी देने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, बहुत ही सर्वोत्तम तरीका होता है। और इससे पौधों को बूंद बूंद करके पानी मिलती रहती है और इससे पानी बेकार भी नहीं जाती और पौधों के जड़ों में नमी बनी रहती है, ठीक है। और ये जो तंत्र है ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। अब बात करते हैं खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार क्या होते हैं, फसलों में जो अनवांटेड
जो प्लांट्स होते हैं जब वो उग आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो खेतों में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो मेन फसल है उनको न्यूट्रिएंट्स, उन्हें पोषक तत्व नहीं मिल पाती। इसलिए इस तरह के जो पौधे होते हैं उन्हें खेतों से हटाना ज़रूरी होता है, जिसे खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, तो खेतों को खरपतवार से सुरक्षा किस तरह से की जाती है, तो सबसे पहले जानते हैं कि खरपतवार बोला किसे जाता है। खेत में कई तरह के पौधे प्राकृतिक रूप में फसल के साथ ही उग जाते हैं और इन्हीं अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। अब खरपतवार हटाने की जो विधि है उसको क्या कहा जाता है, उसे निराई कहते हैं। ठीक है, अब निराई क्यों ज़रूरी है, तो ये निराई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खरपतवार जो होते हैं वो जल हो गया, पोषक हो गया, जगह हो गया और प्रकाश की स्पर्धा कर, यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें खुद में ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि फसल की वृद्धि पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ लिखा भी है कि निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो विषैले भी हो सकते हैं, इसलिए उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खरपतवार को हटाने के लिए और उनकी वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए किसान क्या करते हैं, अलग अलग तरीका अपनाते हैं। तो इससे कभी कभी वो पौधों को हाथ से ही जड़ सहित उखाड़ देते हैं या फिर भूमि से ही उनको काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। और ये काम जो होता है वो खुरपी या हैरो की मदद से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि खरपतवार किसे कहते हैं, तो आप ये आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। ओके, जो इम्पॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए, जो एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, उस पर ही हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, खरपतवार के लिए जिस रसायन का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, वो कभी कभी नुकसानदेह होता है, कभी कभी वो बहुत हानिकारक होता है। तो खरपतवार के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जो किसान होते हैं वो उन्हें इन रसायनों का यूज़ बहुत ही ज़्यादा सावधानीपूर्वक करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से करनी चाहिए और छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कटाई के बारे में। तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब फसल पक जाती है तो उसके बाद जब फसलों को काटा जाता है तो उसे कटाई कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कटाई किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। अब कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर ही उखाड़ लेते हैं या फिर उन्हें ज़मीन के ऊपर से ही काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारा जो देश है वहाँ पर दरांती की सहायता से, आप देख सकते हैं ये है दरांती, जिसे हसुआ भी कहा जाता है, उसकी सहायता से कटाई की जाती है। या फिर कटाई को मशीन का यूज़ करके भी किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है। अब जो काटी गई फसल होती है, काटी गई फसल को बीजों या दानों को भूसों से अलग करना होता है और इसे ही थ्रेशिंग कहा जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक हार्वेस्टर किसे कहते हैं या फिर दूसरा क्वेश्चन है थ्रेशिंग किसे कहते हैं। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये जो मशीन है ये हार्वेस्टर का भी काम करती है और थ्रेसर का भी काम करती है, यानी फसलों को काटने का भी काम करती है और फसलों में जो दाने होते हैं उन्हें भी अलग करने का काम करती है। जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं वो अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, जिसे विनोइंग कहा जाता है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं भंडारण के बारे में। तो जब फसलों की कटाई हो जाती है
तो जो फसल होते हैं उनका भंडारण भी करना एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। अगर फसल के दानों को ज़्यादा समय तक रखना हो और तो उन्हें नमी और कीट यानी कीड़े मकोड़े, चूहों और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए फसल के दानों यानी बीजों को अगर बिना सुखाए अगर उनको इकट्ठा किया गया तो वो ख़राब हो सकते हैं और जीवों द्वारा यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके आक्रमण से वो क्या होते हैं कि अंकुरित नहीं हो सकते, ठीक है, वो ख़राब हो सकते हैं अनाज। इसलिए भंडारण करने से पहले दानों को यानी बीजों को धूप में सुखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे उन जो बीजों में जो नमी होती है वो नमी ना रहे। इससे उनकी कीट पीड़कों यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है और जो किसान होते हैं वो अपनी फसल का उत्पाद का जो भंडारण होता है वो जूट के बोरों में करते हैं या फिर वो धातु के बड़े पात्र जिसे बीन्स कहा जाता है उनमें करते हैं। लेकिन जो बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण होता है वो सालों और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अनाज भंडारण हेतु जो है वो साइलो बना हुआ है, ठीक है, ओके। अब जो दाने होते हैं तो उन्हें नीम की सूखी पत्तियों घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। यानी जो फसल होती है उनमें नीम की सूखी पत्तियां डाल दिया जाता है जिससे कीड़े मकोड़ों से उनकी सुरक्षा होती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है, यानी कि दानों में जो केमिकल है उसका भी यूज़ किया जाता है। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, अलग अलग तरह के स्टेप हैं। बीजों का चयन किया जाता है, उसके बाद बुआई की जाती है और इसी तरह से सिंचाई की जाती है, ठीक है। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा की जाती है, फिर उनकी कटाई की जाती है, फिर भंडारण किया जाता है। इसी तरह घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले जो पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की ज़रूरत होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।